नमस्कार, आप सभी विद्वानों का इस आज के विमर्श में स्वागत है। और यदि हम सब लोग भारत में होते तो मैं कहता कि आज शुभ संध्या, लेकिन तीन अलग अलग टाइम जोन से लोग जुड़े हुए हैं। अमेरिका कनाडा में सुबह है, तो आदरणीय डॉक्टर अनूप जी, डॉक्टर शैलजा जी और तेजन शर्मा जी माफ करेंगे, क्योंकि आदत में कई बार शुमार हो जाता है डॉक्टर कहना, तो शायद वो मन का जो एक श्रद्धा आस्था का भाव है वो प्रकट होता है उपाधि की बजाय। ठीक तो तेजन शर्मा जी का और भारत से जो केंद्रीय हिंदी संस्थान है उनके उपाध्यक्ष माननीय श्री अनिल शर्मा जी का इस आयोजन में आप सब लोगों की मौजूदगी से जिस विमर्श की उम्मीद है, तो वास्तव में वो अनूठा होगा। समय का जो बंधन है 40-45 मिनट, हमारे रंजन कुट्टी ने कहा है कि 45 से 50 मिनट में हम इसको खत्म करेंगे, तो मैं मान रहा हूँ कि 9-10 मिनट या 12 मिनट, 11-12 मिनट का एक एवरेज रहेगा, जिसमें आप मुझे भी थोड़ा सा ग्रेस किए। आज का जो विषय निर्धारित किया है इस सत्र के लिए, देश विदेश में हिंदी, और जब आप टॉपिक को देखते हैं तो ये एक अपने आप में बहुत ही व्यापक अवधारणा को धारित करने वाला टॉपिक है। तो विषय जहां पर हम केंद्रित रहना चाहते हैं वहां 3-4 बिंदु मेरे जहन में हैं, और मैं अब चूंकि मेरे सारे सीनियर हैं तो मैं ये एक अनुमति आप लोगों से चाहूंगा, खास तौर से इस सत्र को चेयर कर रहे श्री अनिल जोशी जी से, कि कुछ प्रश्नों को हम अपने सारे वक्ताओं के सामने एक एक या दो प्रश्न में रखूं, और फिर उस पर कुछ बातें, कुछ टिप्पणियां आपकी तरफ से आए, और अगर उन टिप्पणियों के क्रम में अन्य किसी वक्ता की तरफ से कोई नया फैक्ट आता है या नई टिप्पणी आती है, तो हम वहां उस पर बात कर सकते हैं। एक छोटा सा कंफ्यूजन आज जरूर रहा है, क्योंकि वो कई बार नाम की साम्यता की वजह से भी हो जाता है, और दोनों ही हमारे जो आदरणीय अनिल जोशी हैं वो दोनों ही उद्भट विद्वान हैं। तो आज जो अनिल जोशी जी हमारे साथ हैं, डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी जी हैं, जो जाने माने हमारे हिमालय को लेकर जितना काम उनका है, और जो समाज को लेकर उनकी समझ और जो जो संवेदना है वो भी प्रकट होती है। तो विषय के संदर्भ में जब बात करते हैं तो हम पाते हैं कि देश के बाहर जो हिंदी का स्वरूप है या देश के बाहर जो हिंदी है, तो तीन महत्वपूर्ण चीजें हमारे सामने होती हैं, और वो तीन महत्वपूर्ण चीजें हैं कि क्या जब देश विदेश में या विदेश में हिंदी के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो क्या ये हिंदी केवल किसी भौगोलिक विस्तार वाली हिंदी है, या ये हिंदी केवल अकादमिक उपस्थिति वाली हिंदी है, या ये साहित्यिक और रचनात्मक विस्तार वाली हिंदी है। और एक प्रश्न मेरे दिमाग में आदरणीय तेजेंद्र शर्मा जी को लेकर है कि आमतौर से ये बात वैश्विक मंचों पर लगातार कही जाती है कि जब भारत के बाहर हिंदी के बारे में सोचते हैं तो आप हिंदी सिनेमा को अनिवार्य रूप से सोचते हैं, कि अगर भारत के बाहर हिंदी का कोई स्वरूप बना है या उस स्वरूप को विस्तारित करने में अगर किसी इंस्टीट्यूशन ने या किसी एक विधा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, तो उस विधा के रूप में हिंदी सिनेमा एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो उस पर मैं तेजन शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि वो अपनी टिप्पणी करें। और एक निवेदन और मैं करना चाह रहा हूं कि चूंकि मेरे लिए मैं आप में से ज्यादातर लोगों का पाठक हूं, श्रोता हूं, तो मेरे लिए आप लोगों का वरीयता क्रम तय कर पाना या बोलने का क्रम तय कर पाना वास्तव में एक चुनौतीपूर्ण दायित्व है। तो जो बोलने का क्रम है या टिप्पणियां रखने का जो क्रम है, वो किसी तरह की वरिष्ठता का द्योतक नहीं है। और हम साहित्य के बारे में अक्सर कहते हैं कि साहित्य या किसी भी तरह का रचना कर्म एक कैथारसिस करता है, जहां हम मुक्त होते हैं उस वरीयता क्रम से या अनुक्रमों की पद्धतियों से। कल रात मेरी अनूप जी से बात हुई और मेरे मस्तिष्क में एक बात थी कि जो अमेरिका की धरती पर जो हिंदी है, उस हिंदी का स्वरूप कैसा है, वहाँ हिंदी के लोग किस तरह से काम करते हैं, और क्या वहाँ हिंदी के लोग उसी तरह से काम कर रहे हैं जिस तरह से यूरोप में, खासतौर से इंग्लैंड में काम कर रहे हैं। क्योंकि हम जब कुछ आंकड़ों को सामने रखते हैं तो हम पाते हैं कि इंग्लैंड की तुलना में अमेरिका आबादी की दृष्टि से कई गुना बड़ा है, वहाँ जो प्रवासी भारतीयों की संख्या है वो कई गुना बड़ी है। तो ये जो कई गुना बढ़त है, क्या ये हिंदी की उपस्थिति में भी दिखाई देता है, या ये बड़ापन हिंदी की उस उपस्थिति में परिलक्षित नहीं होता?
तो अगर मुझे हमारे अध्यक्ष डॉक्टर अनिल जोशी जी परमिट करें तो मैं डॉक्टर अनूप भार्गव जी से निवेदन करना चाहता हूं कि अमेरिका में हिंदी का जो मौजूदा स्वरूप है, हिंदी को लेकर जिस तरह की गतिविधियां हैं, जिस तरह का रचना संसार वहां है, उसका एक परिदृश्य क्या है, उसका एक चित्र क्या है। और जब मैं भार्गव सर का बायोडाटा देख रहा था, क्योंकि बायोडाटा मैंने इस आयोजन के संदर्भ में देखा, पाठक के तौर पर कभी उस रूप में बायोडाटा देखने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो आप बिट्स प्लानिंग के ग्रेजुएट हैं, आईआईटी दिल्ली के आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, टेक्नोक्रेट हैं, और मेरे मन में जो अमेरिका में जो हिंदी का संसार है, के साथ साथ ये प्रश्न भी है कि एक जो एक टेक्नोक्रेट के मस्तिष्क की जो ट्रेनिंग होती है और एक जो रचनाधर्मी व्यक्ति का मस्तिष्क जिस तरह से सोचता है, तो उनमें दोनों संतुलन की प्रक्रिया क्या है, और अमेरिका के भीतर जो हिंदी समूह है वो किस तरह से अपनी चीजों को पूरी दुनिया के सामने ला रहा है। दूसरी बात ये, और तीसरी बात ये कि क्या सच में कोई ऐसा दिन निकट भविष्य में संभावित है कि जब हम कह सकें कि जिस तरह से हम सूरीनामी हिंदी के बारे में सोचते हैं, मॉरिशस की हिंदी के बारे में सोचते हैं, या फिजियन हिंदी के बारे में सोचते हैं, कि क्या निकट भविष्य में कोई ऐसा दिन संभावित है कि हम अमेरिकन हिंदी के बारे में भी सोच सकें। यहाँ अच्छी बात यह है कि जितने भी हमारे वक्ता हैं एक दूसरे से वाकिफ हैं, परिचित हैं, मेरे लिए ये अच्छा संकेत है। तो मैं हमारे इस आज के इस सत्र के सम्मानित वक्ता अनूप जी से निवेदन करता हूं कि वो एक जो अमेरिका में जो हिंदी का परिदृश्य है उस पर अपनी बात कहें। और सर उसी निवेदन के साथ कि 8 से 10 मिनट का समय हमारे पास होगा। अनूप जी। धन्यवाद सुशील जी। आपने बहुत सारे सवाल पूछे हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि सब मुझे याद रहें और मैं सबका जवाब दे सकूं। लेकिन अगर मैं कुछ भूल जाऊं तो आप मुझे याद दिला दीजिएगा, मैं उस पर फिर बातचीत करूंगा। मैंने अपना कोई वक्तव्य तैयार नहीं किया था, तो मैं सोच रहा था कि बातचीत होगी, उसमें मैं अपने विचार प्रकट करूंगा। लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि सिलसिलेवार तरीके से अपने जो अलग अलग बिंदु मेरे दिमाग में हैं उनको मैं रख सकूं आपके सामने। तो आपने कई सवाल पूछे। तो पहला सवाल जो आपने पूछा, जब आप बात करते हैं अमेरिका में हिंदी के परिदृश्य के बारे में, तो उसमें कई बिंदु मुझे नजर आते हैं। तो सबसे पहली बात तो आप ले लीजिए कि अमेरिका में हिंदी शिक्षण के बारे में हम बात कर सकते हैं। दूसरा जो इसका बिंदु है वो ये है कि हिंदी का व्यवहार कितना यहाँ पर हो पाता है। और तीसरी बात जो आपने कही वो मैं उसमें भी छूंगा बात को कि साहित्य के बारे में, कि कैसा साहित्य यहाँ पर रचा जा रहा है। तो ये तीन बातें मेरे ख्याल से मैं कवर करूंगा। आप अगर कुछ चाहें तो आपने जो मेरे लिए विशेषकर बात कही कि जो टेक्नोक्रेट होने के नाते, उसको भी मैं छूता हूं। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं। जो आपने कहा, और वो तेजेंद्र जी बैठे हैं, वो मुझसे ज्यादा विद्वान हैं, तो वो मुझ पे करेंगे। लेकिन एक जो बात मुझे नजर आती है, आपने क्योंकि इंग्लैंड का और अमेरिका का विशेष रूप से आपने तुलनात्मक बात की, तो जहां तक मेरी जानकारी है, इंग्लैंड में भारतीयों का पहुंचना या वहां पे जाना कुछ पहले शुरू हो गया था अमेरिका से। तो ये एक मेरी जहां तक जानकारी है, तो इसका प्रभाव स्वाभाविक रूप से देखने को मिलता है कि वहां पर क्योंकि भारतीय पहले चले गए थे, और कुछ संयोग भी हो सकता है कि उनमें से कुछ लोग जो थे वो पहले से साहित्यिक प्रवृत्ति के साथ वहां पर गए थे। तो निश्चित रूप से अगर आप ये कहें कि इंग्लैंड में हिंदी का लेखन अधिक हुआ है, तो मैं उसको स्वीकार करता हूं। तो ये तो वहां पे पहले शुरू हो गया था, ये भी मैं स्वीकार करता हूं। दूसरी बात जो जहां तक मुझे समझ में आती है कि अमेरिका में जो शुरू में जो लोग बाग आए थे वो मुख्यतः तकनीक से जुड़े हुए थे। तो शुरू में यहाँ पर डॉक्टर्स का जैसे आना हुआ, तो स्वाभाविक था कि उनमें विशेष साहित्यिक रुचि नहीं थी। वो अपने प्रोफेशन की वजह से यहाँ पर आए थे और उसी में वो व्यस्त रहे।
उसके बाद फिर जो दूसरा दौर जो आया वो था हम लोगों का, जिसको मैं कह सकता हूं जो कंप्यूटर से जुड़े हुए लोग थे। तो ये जो दौर शुरू हुआ करीब 80 के आसपास मैं कहूंगा शुरू हुआ, जबकि यहाँ पर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में जरूरत थी उन्हें, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की। तो हम लोगों ने उस समय अर्ली 80s में हम लोगों ने आना शुरू किया। तो जहां तक लेखन का सवाल है, यहाँ पर जो हिंदी लेखन हुआ है मैं उस पे आता हूं। तो उसमें एक बात बड़ी स्पष्ट है कि जो भारतीय यहाँ पर हिंदी में लिख रहे हैं वो वही भारतीय हैं जो करीब कम से कम मैं कहूंगा कि कम से कम 30 बरस की, 25 से 30 बरस की उम्र के बाद वो यहाँ पर आए हैं। और वो किसी साहित्य के उससे नहीं आए हैं, वो अपने प्रोफेशन की वजह से आए हैं। तो साहित्य उनका प्रोफेशन नहीं है, वो शौकिया लिखते हैं। और जहां तक लेखन के विषयों का सवाल है, वहां पर ये बात स्वाभाविक है कि वो जब 25-30 बरस की उम्र के बाद यहाँ पर आते हैं तो उनके व्यक्तित्व का निर्माण पहले से हो गया होता है। जो उनके मूल्य बने होते हैं, जो उनकी धारणाएं बनी होती हैं, वो उनकी पहले से बन गई होती हैं। तो यहाँ पर मैं अपना स्वयं का मैं उदाहरण दूंगा और मैं स्वीकार करूंगा कि मुझे यहाँ पर मैं जब यहाँ पर आया था तो मैं करीब 25-27 वर्ष की उम्र का था, और अब मैंने यहाँ पर उससे अधिक समय गुजार लिया है जितना कि मैंने भारत में गुजारा था। लेकिन जहां तक मूल्यों का सवाल है, जहां तक सोच का सवाल है, वो पहले के 25 बरस अधिक महत्वपूर्ण रहेंगे। यहाँ पर मैं 50 साल भी रहने के बाद भी जो हमारा वैल्यू सिस्टम है वो मुख्यतः वहीं से प्रभावित होता है। तो ये बात जो है वो लेखन में भी दिखाई देती है। अधिकांश लेखक जो यहाँ पर रहे हैं, कवि रहे हैं, जिन्होंने कहानियां लिखी हैं, जिन्होंने उपन्यास लिखे हैं, तो उसका परिप्रेक्ष्य जो है वो भारत ही रहता है अक्सर। दूसरी बात जो यहाँ पर मैं ये रेखांकित करना चाहूंगा कि इसको सही कहे या गलत कहे मैं उस पे नहीं जाऊंगा, लेकिन सच बात ये है कि यहाँ पर भी रहने के बाद, इतने वर्षों रहने के बाद जो है हमारा जो सामाजिक जो सर्कल जो हमारा है वो अधिकांश भारतीयों तक ही सीमित रहता है। तो हम लोग जब अपने काम पर जाते हैं तो वहां पर हम लोग मिलते हैं अपने दोस्तों से, और वहां पे तो कोई किसी तरह का कोई विशेष भेदभाव भी नहीं कहूंगा मैं, वहां पे हम लोग सब मिलते हैं। लेकिन जब सोशल सर्कल की बात आती है तो मैं कहूंगा कि 90% भारतीयों का जो सोशल सर्कल है वो 90% भारतीय ही रहता है। तो ये भी एक कारण है कि वो क्योंकि मेन स्ट्रीम में शामिल नहीं हुए हैं या नहीं हो पाए हैं, इस कारण से भी उनके लेखन में जो अमेरिकन मेन स्ट्रीम का जो होना चाहिए प्रभाव, वो उतना देखने को नहीं मिलता है। तो ये तो मेरा हुआ लेखन के बारे में सवाल। और दूसरा आपने जैसे पूछा कि हिंदी परिप्रेक्ष्य में, तो उसमें हिंदी शिक्षा भी आती है। तो उसमें मैं संक्षेप में इतना ही कहना चाहूंगा कि यहाँ पर जो स्कूल है, जो बच्चों का जो स्कूल है, उस स्तर पर हिंदी शिक्षण बिल्कुल नहीं के बराबर है। और उसका कारण यही है कि यहाँ पर इतने भारतीय हैं, लेकिन जब उन भारतीयों को ये विकल्प दिया जाता है कि आप एक विदेशी भाषा का चयन करें, तो वो हिंदी के बजाय फ्रेंच या स्पेनिश या दूसरी भाषाएं चुनना अधिक पसंद करते हैं, क्योंकि उनका ये सोचना है कि हिंदी तो हम घर में ही सिखा सकते हैं बच्चों को। तो वो ये नहीं चाहते कि उनके बच्चे स्कूल में जाकर हिंदी सीखें, वो चाहते हैं कि उनके बच्चे स्पेनिश सीखें, फ्रेंच सीखें, जो कि उनको आगे अधिक मदद करेंगी। तो ये तो रहा स्कूल का। और जहां तक विश्वविद्यालयों का सवाल है, वहां पे काफी करीब अभी पिछली गणना के हिसाब से करीब 60 विश्वविद्यालय हैं अमेरिका में जहां पर की हिंदी पढ़ाई जाती है। और स्वाभाविक है
कि वो हिंदी कोई एक डिग्री कोर्स की तरह नहीं पढ़ाई जाती है कि आप हिंदी में बीए करें या एमए करें। ये एक वैकल्पिक विषय की तरह पढ़ाई जाती है कि अगर आप अपना बीए कर रहे हैं किसी भी विषय में, तो आपको कुछ भाषा के कुछ विषय लेने होते हैं, तो उसमें एक विकल्प के रूप में हिंदी वहां पे उपलब्ध कराई जाती है। तो ये रहा शिक्षण में, हिंदी का शिक्षण में जो है। और एक बात मैं यहाँ पे रेखांकित करना चाहूंगा कि पिछले करीब 12 बरस हुए हैं अमेरिकी सरकार का एक विशेष एक उनकी योजना रही है जिसे स्टार टॉक के नाम से कहा जाता है। तो उसमें उन्होंने शुरू किया है कि आने वाली नई पीढ़ी को वो कल्चरल डाइवर्सिटी या लैंग्वेज डाइवर्सिटी कह लीजिए, उसके अंतर्गत उन्होंने एक इनिशिएटिव है जिसको स्टार्टअप कहा जाता है, उसके अंतर्गत हिंदी सिखाने का प्रयास किया जाता है। और अगर 2 मिनट मेरे पास हैं तो मैं एक बात और आना चाहूंगा कि वापस से हम जाते हैं साहित्य के जो विषय जो रहे हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि विषय अक्सर वही रहते हैं जो कि भारत की भूमि से जुड़े होते हैं। तो उसमें स्वाभाविक है कि एक नॉस्टैल्जिया जो हम लोगों के मन में है कि भारत की भूमि को छोड़ के आने का, तो वो अक्सर हमें यहाँ की कविताओं में दिखाई देता है, यहाँ के लेखन में दिखाई देता है। और यहाँ एक बात ये भी है कि क्योंकि हम भारत की भूमि से दूर हैं, तो वहाँ की जो आम जो दिन प्रतिदिन की जो समस्याएं हैं या जो विषय हैं, वो स्वाभाविक रूप से यहाँ की कविताओं में नहीं आते हैं। जैसे भारत में मैं जब आजकल पढ़ता हूं तो अक्सर राजनीति जैसे है कि एक प्रिय विषय रहा है, तो वो आपको यहाँ पर नहीं दिखाई देगा क्योंकि यहाँ पे कोई मुद्दा ही नहीं है उस तरह का। तो उस विषय से हम लोग दूर रहते हैं। और जो भी भारतीय यहाँ पर लिख रहे हैं वो अक्सर क्योंकि स्वांतः सुखाए लिख रहे हैं, तो उनमें उनकी जो अनुभूतियां हैं, जो मन में उनके विचार हैं, वो अक्सर ज्यादा दिखाई देते हैं। तो मेरे ख्याल से मेरा समय हो गया है। एक जो अंतिम जिज्ञासा थी या जिसे हम भारत में बैठे हुए लोग अक्सर इस बात को जानना समझना चाहते हैं कि जैसे आंकड़े हर तरह से हिंदी के पक्ष में दिखते हैं। अभी 2 महत्वपूर्ण बातें देखिए कि न्यूजीलैंड में जो लैंग्वेज को लेके जो गणना हुई है, तो हिंदी वहाँ 4थे नंबर की भाषा है जानने समझने बोलने वालों की दृष्टि से। अभी अबू धाबी में वहाँ कोर्ट ने हिंदी को एक 3rd लैंग्वेज के तौर पे स्वीकार किया है। तो क्या सच में अमेरिकी दुनिया में कहीं हिंदी के लिए कोई ऐसी संभावना है कि जैसे हम कुल आबादी की दृष्टि से देखते हैं तो भारत के लोगों का एक बड़ा हिस्सा वहां पर है, तो क्या कभी हम ऐसा सोच सकते हैं कि आने वाले किसी वक्त में एक अमेरिकन हिंदी भी होगी, एक स्टाइल जो है हिंदी का वो अमेरिकन स्टाइल भी होगा? नहीं सुशील जी, मैं तो बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहूंगा कि पहली बात तो हम ये देख लें कि जो आंकड़ों की आप बात कर रहे हैं तो वो भी जो है मुझे देखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर कुल मिलाकर 30-35 लाख भारतीय हैं। तो जहां तक भारतीयों की संख्या है वो इतनी बड़ी नहीं है जितनी कि आप, मतलब हो सकता है कि दूसरी, अगर आप उसका एब्सोल्यूट नंबर अगर आप लें तो हो सकता है कि दूसरे देशों के मुकाबले यहाँ पे कुछ आपको ज्यादा दिखाई दे, लेकिन ऐसा कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है। यहाँ की करीब 30 करोड़ करीब अगर वो है तो उसमें से 30 लाख करीब 2% 3% यहाँ पर भारतीय हैं। और उसमें भी सब तरह के लोग हैं, तमिल भाषी हैं, तेलुगु भाषी हैं। तो जहां तक हिंदी से जुड़ने का सवाल है, उतना कोई बहुत बड़ा संख्या यहाँ पर नहीं है। और जैसा मैंने कहा कि स्कूलों में भी जब कुछ ही स्थान ऐसे हैं जहां पर कि भारतीय कोई बहुत बड़ी संख्या में है, और जहां पर हैं वहां पर भी जैसा मैंने कहा कि वो ये नहीं चाहते कि भारतीय बच्चे, उनके खुद के बच्चे स्कूल में हिंदी सीखें। तो मैं बहुत मुझे अफसोस कहूं या कुछ भी कहूं, लेकिन कोई मुझे ऐसा वो नहीं लगता कि कोई सरकारी भाषा के रूप में हिंदी किसी तरह यहाँ पर उभर कर आएगी। और अमरीकी हिंदी भी मुझे तो कुछ नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता
कि कुछ इस तरह का कुछ यहाँ पे संभावना है? तो मैं बहुत स्पष्टवादी रह रहा हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपने तीनों प्रश्नों को तथ्यात्मक रूप से स्पष्ट किया है, और मुझे लगता है कि हमारे बाकी विद्वान वक्ता भी इस बात से सहमत होंगे कि उसे खास तरह की मृग मरीचिका का शिकार होने की आवश्यकता नहीं है कि कल के दिन अमेरिका या यूरोप के कुछ खास देशों में हिंदी वैसी ही छा जाएगी जैसे कि हिंदी वाले भारत में महसूस करते हैं। कि जो हम जैसे इंडियन डायस्पोरा कहते हैं, तो उसको कई बार वो हिंदी डायस्पोरा की तरह देखते हैं। तो शैलजा जी की कुछ कविताएं मैं देख रहा था, और उनमें से कुछ पंक्तियां जब वो लिखती हैं तो उसमें वो भारत की लड़की हमेशा मौजूद होती है। और वो, जैसा कि अनूप जी ने भी कहा, कि भले ही एक लंबा वक्त गुजर गया हम लोगों को भारत से बाहर आए हुए, लेकिन सांस्कृतिक मूल्य और समझ वही है। तो शैलजा जी की कविताओं को देखते हुए लगता है कि वो भारत की लड़की ही वो उन कविताओं को लिख रही है। तो दो पंक्तियां उनकी कविताओं की मैं दोहराना चाहता हूँ, और फिर उनका उनकी टिप्पणी कनाडा के संदर्भ में। क्योंकि जब हम कनाडा को याद करते हैं तो अचानक हमें पंजाबी और वो एक खास तरह का कि जो भारतीय संस्कृति का एक बड़ा जो कंपोनेंट है पंजाबियत, वो दिखने लगता है। तो इस पंजाबियत के बीच, या इस पंजाबीपन की खूबसूरती के बीच क्या वहाँ हिंदीपन भी दिखता है? क्या हिंदी की संभावनाएं वहाँ वैसी ही हैं जैसी कि इंग्लैंड में, फिजी में, सूरीनाम में, गयाना में है, या लगभग स्थिति अमेरिका की तरह है? उनकी कविता की पंक्तियां हैं कि दो दो लड़कियां रहती हैं मेरे भीतर, दो दो लड़कियां रहती हैं मेरे भीतर, एक वो जो पैदा हुई थी गली के कोने वाले घर में। तो ये जो गली के कोने वाला घर है, ये घर भारत में है, और फिर एक और लड़की है, फिर उस दोहरी हुई लड़की के भीतर पैदा हुई एक और लड़की। तो ये जो पैदा हुई दूसरी लड़की है, ये लड़की कनाडा की है, और ये दोनों लड़कियां रहती हैं मेरे भीतर। तो ये जो दोनों लड़कियां मौजूद हैं, जो स्त्री की संवेदना मौजूद है, क्या ये स्त्री की संवेदना उसी इंडियन डायस्पोरा का प्रतिनिधित्व करती है, या इसमें पश्चिमी मूल्य भी अभिव्यक्त होते हैं? तो इन दोनों तीनों बातों के साथ कनाडा में जो स्थिति है अभी हिंदी को लेकर, या जिस तरह का माहौल है, उस पर मैं डॉक्टर शैलजा जी से निवेदन करता हूं कि वो अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, ठीक वैसी समय में जैसे कि अनूप जी ने उस समय चक्र का ख्याल रखा है। तो आदरणीय डॉक्टर शैलजा जी। बहुत बहुत धन्यवाद सुशील जी, आपको और संस्था को, वैल्यू ऑफ वर्ड्स को सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने यहाँ पर आज आमंत्रित किया बातचीत के लिए। और धन्यवाद कि आपने कविताओं को देखा और उसमें से वो कविता निकाली, ढूंढी, दो लड़कियों वाली। ये आधुनिकता और परंपरा, देश और विदेश, ये दो जो आयाम हैं, अलग अलग 4 आयामों में आप इसकी बात कर सकते हैं। तो वाकई में जो प्रवासी भारतीय हैं, भारत से बाहर रह रहे हैं, उनके जीवन में ये स्थितियां तो बनती ही हैं कि अपने भारतीय मूल्यों को हम लेकर आते हैं। जैसा कि अनुपदा ने कहा कि जब हम 25-30 साल के होते हैं, उसके बाद हम घर से बाहर निकलते हैं, तो हमारा एक जो मूल्य संरचना है वो बन चुकी होती है, हमारे विश्वास बन चुके होते हैं। तो वो भारतीयता तो कभी जाती नहीं, और उसी को बचाए रखने की जो जद्दोजहद है, कहना चाहिए कि वो हम करते भी रहते हैं। तो ये अंदर और बाहर की 2 देश हैं जिनमें हम भारतवासी रहते हैं, भारत से बाहर। तो जब घर में आते हैं तो पूरी तरह से भारतीय हो जाते हैं, और जब बाहर जाते हैं तो वो हम अपनी पैंट शर्ट पहन करके, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, वो एक दूसरी मानसिकता के साथ एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, आज के समय में नौकरी के देश में, मतलब नौकरी के समाज में वो प्रवेश करता है। तो ये, और जब घर आते हैं तो फिर वही शाम हुई, घर की रोटी दाल सब्जी, खाना बनाना, बच्चों को संभालना, लेकर जाना, वो सारे काम रहते हैं, और बिना किसी तरीके की मदद के रहते हैं, क्योंकि सामाजिक मदद नहीं होती। तो वहां से कई बार उन अनुभूतियों के बीच से कविता निकलती है, और प्रेस वाले से लेके और धोबी और सभी कुछ याद आते हैं, घर वाले तो याद आते ही आते हैं, और तीज त्योहार सब मनाए जाते हैं। तो वो भारतीयता घर में उसी तरीके से जीवित रहती है, बच्चों को मंदिर लेके जाने से लेकर, और घर में थोड़ा बहुत हिंदी बोलना। अब हिंदी का ये है स्थिति, आपने बिल्कुल सही कहा कि कनाडा में 4.5 लाख के करीब पंजाबी
लोग हैं, पंजाबी भाषा है जिनकी। हमारी संख्या कम है, हम लोग बहुत बड़ी संख्या नहीं है। अमेरिका में तो बहुत सारे लोग रहते हैं, कनाडा की जनसंख्या आप जानते हैं कि उतनी अधिक नहीं है, और उसमें भी केवल 1 लाख के करीब जो है लोग वो हिंदी बोलने वाले, जिन्होंने हिंदी को अपनी मातृभाषा के रूप में लिखवाया है जनगणना के समय में। 2011 की आंकड़े हैं ये, तो संख्या तो कम है। पंजाबी जो लोग आए, पंजाबी भाषी जो लोग आए, वो आज की तारीख में कह सकते हैं कि हिंदी समझते हैं, बहुत कुछ बोल भी लेते हैं, और उनकी पंजाबी भी हिंदी भाषी लोग जो हैं वो समझते हैं। अगर वो गूढ़ किसी गांव की मुल्तानी मिली हुई, सिंधी मिली हुई पंजाबी ना हो तो वो समझ लेते हैं। तो रेडियो पर जो कार्यक्रम बजते हैं उसमें अधिकांशतः पंजाबी भाषा रहती है, लेकिन बीच बीच में 1 घंटे या 2 घंटे के लिए रेडियो पर या टीवी पर हिंदी के कार्यक्रम भी। तो हिंदी धीरे धीरे, ये नहीं है कि हिंदी पूरी तरह से पंजाबी भाषा के रहते बाहर हो गई है, लेकिन एक बात ये समझने की है, जैसा अनूप जी ने कहा कि जब अमेरिका में जो लोग आए वो डॉक्टर थे, वो लोग इंजीनियर्स थे, उस तरीके के लोग आए। कनाडा में जो लोग आए वो एग्रीकल्चर से, कृषि से जुड़े हुए लोग थे। ये गांव के लोग थे, जो सिख लोग, जो यहाँ पर भी खेती बाड़ी करने के हिसाब से ही आए, और उन्होंने यहाँ पर आकर के बहुत मेहनत करी। 1901 में से इतिहास है, हमारा तो इतिहास भी बहुत पुराना नहीं है, और ये वाली बात वाकई में सही है कि सूरीनाम, गयाना, मॉरिशस या इंग्लैंड में जो लोग हैं वो बहुत समय पहले आ गए, और इस बात का असर पड़ता है कि कितने सालों पहले भारतीय निकला और किस तरीके के काम के लिए निकला। इन दोनों बातों से हमारी भाषा पर बहुत असर पड़ता है कि हम किस तरीके का साहित्य वहां पे रचा जा रहा है। तो हम गयाना और सूरीनाम और न्यूजीलैंड के आपने जो आंकड़े दिए उसको लेकर के हम बहुत आश्वस्त हो सकते हैं, लेकिन कनाडा में मुझे नहीं लगता कि हमारी आश्वस्ति उस प्रकार की हो सकती है, क्योंकि एक तो हिंदी का जो इतिहास है लिखने पढ़ने का, वो 1970 के आसपास, 1960-65 में जो लोग आए, कुछ इंजीनियर्स थे, कुछ वैज्ञानिक लोग आए, और उन लोगों ने उसके बाद आकर के यहाँ पे लिखना पढ़ना शुरू किया। 1975 में पहला यहाँ से अखबार निकला, पत्रिका निकली, और तब से जरा लोगों का आपस में जुड़ना, हिंदी साहित्य सभा, हिंदी परिषद आदि का काम शुरू हुआ। प्रोफेसर हरिशंकर आदेश जी, जो कि ट्रिनिडाड से काफी काम करते हुए आ रहे थे, भारत से काम करते हुए आ रहे थे, उन्होंने भी आकर के यहाँ पर हिंदी के कामों में बहुत वृद्धि करी, तेजी करी, और बहुत सारे लोग आपस में जुड़ने लगे, और आज बहुत सी संस्थाएं यहाँ पर चल रही हैं। तो उस तरीके से अगर हम देखें कि पिछले लगभग 50-60 सालों में क्या काम हुआ है, तो बहुत अच्छा काम हुआ है, काम बढ़ रहा है। एक जन सामान्य के स्तर पर अगर हम देखते हैं तो वहां पर वही स्थिति है जो अमेरिका में है, या कहना चाहिए उससे भी ज्यादा खराब स्थिति हो सकती है, क्योंकि वहाँ जॉर्ज बुश ने काफी ज्यादा पैसा देकर के पिछले कुछ सालों से स्टार टॉक का जो कार्यक्रम शुरू किया। हमारे यहाँ वैसा कोई कार्यक्रम नहीं हुआ। तो यहाँ पर हेरिटेज क्लासेस यूनिवर्सिटी में कुछ और साथ में थोड़ा मंदिरों आदि में हिंदी की पढ़ाई लिखाई का काम मतलब किया जाता है। बच्चे घरों में हिंदी बोलते हैं, तो फिर वहां से प्रश्न ये उठता है कि आप हिंदी को भाषा के रूप में देख रहे हैं या बोली के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि हिंदी बोलने के स्तर पर तो बहुत से बच्चे बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पंजाबी लोगों के साथ या जो स्कूल में जहाँ पर कि हम कहना चाहिए भारतीय बहुल है, वहां पर तो बच्चे फिर भी थोड़ा सा सुविधा पूर्वक थोड़े शब्द, थोड़े वाक्य हिंदी में बोल लेते। लेकिन उसके अतिरिक्त अगर भाषा के रूप में हम देखें, जहाँ पे लिखना, पढ़ना, सोचना और हिंदी में सपने देखना, वो जो स्थिति है वो स्थिति दूसरी पीढ़ी में तो नहीं है। पहली पीढ़ी में ही अभी भी यहाँ पर लोग आ रहे हैं, जो भारत से आ रहे हैं काम करने के लिए, कामकाजी लोग हैं। तो शुरू के साल तो उन्हें अपने जमाने में ही निकल जाता है अपने आप को कि नौकरी में अपने आप को व्यवस्थित करें, परिवार को व्यवस्थित करें। जब करीबन 40 के आसपास होते हैं तब वो हिंदी के बारे में सोचना शुरू करते हैं, और प्राय ये होता है कि अगर भारत में वो माहौल हिंदी के प्रति नहीं है तो संख्या भी यहाँ पर आकर के जो भारतीय, मान लीजिए कि 1000 लोग आए तो उसमें से 5, 10, 15 लोग कुछ हो सकते हैं जो कि हिंदी के प्रति, खास तौर से हिंदी के प्रति ही भावना, अच्छी भावना रखते हो या उससे जुड़ना चाहते हो। बाकी कुछ लोग होंगे जो गानों में होंगे या जो कुछ इंस्ट्रूमेंट बजाने में, अपने वाद्य बजाने में आदि में होंगे। तो बहुत सारे तमिल भाषी हैं, बंगाली लोग हैं, गुजराती लोग बहुत हैं, पंजाबी लोगों का मैंने आपको बताया। पंजाबी लोगों का साहित्य यहाँ पर अच्छा लिखा जा रहा है।
जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। वो भारत में अपने खेती करते आए थे, लेकिन उस तरीके की भावनाओं को भी साथ में लेकर आए थे जो लोकगीतों से लेकर के और शिव बटालवी और उनके गीतों से सुनते हुए कुछ लोगों को प्रेरणा हुई गजल लिखने की ओर मुड़े। तो आपस में कभी कभी जो दोनों भाषाओं का संवाद भी होता है, पंजाबी लोग हिंदी के कार्यक्रमों में भी थोड़ा बहुत आते हैं और बुलाते हैं। इसके अलावा ये कहा जाए कि हिंदी की जो स्थिति है वो वही है कि संख्या बढ़ रही है, लेकिन कोई ऐसी स्थिति नहीं दिखाई देती कि अगली पीढ़ी इसको लेकर के जाएगी और हिंदी को एक बड़ी भाषा के रूप में दिखा सकेगी। स्त्री पक्ष के बारे में 2-3 वाक्य आपसे कहती हूँ और फिर अपना स्त्रियों की स्थिति जो है काव्य को लेकर के मैं समझती हूँ कि ज्यादा मजबूत है, इसलिए क्योंकि संवेदना के स्तर पर वो अधिक सक्रिय, उनमें सक्रियता दिखाई देती है। लिखना पढ़ना, कविता, कहानी, निबंध आदि सब बहुत कुछ लिखा जा रहा है। यहाँ पे अनेक महिलाएं हैं जो लिखना पढ़ना कर रही हैं। लेकिन फिर वही बात है कि आपको सारे काम घर के भी खुद ही करने हैं, नौकरी भी करनी है 10 से 12 घंटे। तो समय की स्थिति हमें बहुत एक चीज समझ के चलना चाहिए, क्योंकि भारत में भी जब हम हिंदी लिखने पढ़ने वालों की बात करते हैं तो उसमें से प्रायः अधिकांश जो लोग हैं वो अकादमिक क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, राजभाषा आयोग से जुड़े हैं, अनेक केंद्रीय हिंदी संस्थान से जुड़े हैं, या फिर नौकरियां कर रहे हैं, हिंदी के टीचर हैं, प्राध्यापिका हैं, जो दिन भर एक हिंदी के साहित्य और संरचना से जुड़े रहते हैं। यहाँ पर जब आप ह्यूमन रिसोर्सेज में काम कर रहे हैं, आईटी में काम कर रहे हैं, मेडिकल प्रोफेशन में काम कर रहे हैं और दिन भर के बाद घर आते हैं, तो समय और उस मानसिकता के लिए उतना अधिक ऊर्जा बचाना कि जहां से हम अपने लेखन को फिर से लेकर के चलें, वो प्रायः व्यावहारिक स्तर पर लंबे समय तक संभव नहीं हो पाता। इसीलिए जैसे भी बहुत सालों से निकली हुई हूँ घर से, तो शुरू के जब बच्चे बड़े हो रहे थे उस समय पर उतना समय नहीं मिल पाता था कि उसको लगातार एक लेखन किया जा सके। और जब बच्चे बड़े हो गए तो फिर थोड़ा सा समय निकला, क्योंकि वो संवेदनाएं तो जुड़ी रहती हैं, तो सक्रियता फिर से आ गई और फिर से संस्थाओं के साथ जुड़ना हुआ, बातचीत हुई। तो पूरी तरह से न टूटता है, न बंधा रहता है, न बाहर पूरे रहते हैं, न भीतर पूरे रहते हैं। तो अगर कोई कहे कि ये त्रिशंकु की स्थिति है, तो मैं इसको ये कहूंगी नहीं, ये त्रिशंकु नहीं, ये बहुआयामी होने की स्थिति है। सकारात्मक रूप से लेना चाहिए, क्योंकि ये आयाम जीवन के आयाम है। और एक कोई भी व्यक्ति न केवल साहित्य में रहता है, न केवल राजनीति में रह सकता, मतलब हर व्यक्ति के भीतर अनेक आयाम है। और उसी तरीके से चाहे वो भारत में रह हो, उसके आयाम वो किस समय पर अपनी किन स्थितियों के चलते किस आयाम पर फोकस कर पाया है, का जूम कहाँ पे आ पाया है, उस पर बात आती है। फिर भी एक बात है कि भारत में जब हिंदी बोली के, क्योंकि भारत में भी अब हिंदी बोली के रूप में ज्यादा जाती जा रही है। कॉन्वेंट स्कूलों से पढ़े हुए बच्चे जब कहीं भी किसी भी देश से में जाएंगे तो वो अंग्रेजी पर ही ज्यादा जोर देंगे। अपने देश में भी 15 सेंटेंस वाक्य जो है वो से बोल नहीं पाते, तो वो स्थिति रहेगी। हिंदी की स्थिति सुधरेगी, इस संदेह विदेशों में भी हिंदी की स्थिति पर उसका प्रभाव पड़ेगा। वो गौरव जो भारत में अनुभव तो प्रवासी ही उसी प्रकार से, उसी गर्व से वो यहाँ पर भी अनुभव करेगा। और बाकी तो विश्वविद्यालय आदि में जो कार्य चल रहे हैं, और इसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि मल्टीनेशनल जो कंपनियां आई हैं उसके माध्यम से भी एक जो संवाद के स्तर पर बहुत से लोगों ने हिंदी, काम चलाओ हिंदी, व्यवहारिक हिंदी सीखी है। उससे भी कहीं ना कहीं एक दरवाजा खुलता है कि शायद वो कभी फिर से भी जुड़े। तो लगता है कि आप जी डॉक्टर साहब, एक बात मेरे जहन में आई है कि जब हम भारत में जो जिसे ठेठ हिंदी पट्टी कह लीजिए, तो ठेठ हिंदी पट्टी के साथ जुड़ी हुई जितनी भाषाएं हैं, चाहे वो पश्चिम में पंजाबी ले लीजिए, फिर उसके आगे गुजराती चले जाइए, फिर थोड़ा सा दक्षिण पश्चिम में मराठी आ जाइए, फिर इधर बांग्ला, ये जो इलाका है, तो ये मानते हैं कि हिंदी वाले का दखल वहां पर भी है और उनका दखल यहाँ पर भी है। खासतौर से जैसे चूंकि मुझे पंजाब में पढ़ने का मौका लगा, तो मुझे कभी ये नहीं लगा कि पंजाबी या हिंदी का जो भाव संसार है, यानी जिस तरह से पंजाबी आदमी अपने भीतर सोचता है या जिस तरह से हिंदी पट्टी वाला सोचता है, तो उस अनुभूति के स्तर पर कोई बदलाव, कोई अंतर नहीं दिखता।
तो जब हम कनाडा में कहते हैं कि कनाडा में एक बड़ा समुदाय है, बड़ी संख्या है पंजाबी जानने बोलने वालों की, और इसमें भी कुछ संख्या ऐसी है जो तीसरी पीढ़ी के पंजाबी हैं, तो उनकी तीसरी पीढ़ी में यानी जो दादाजी वाली पीढ़ी है, तो कुछ लोग ऐसे में जो उर्दू जानने वाले भी हैं। तो क्या कोई ऐसी मिली जुली या कंपोजिट लैंग्वेज की तरह कोई बनती है कि जिसमें कुछ कुछ खूबी उर्दू की भी है, कुछ खुशबू पंजाबियत की भी है, और स्ट्रक्चर उसका हिंदी का है? एक बात तो ये। दूसरी बात ये कि जब मैं आपको सुन रहा था और मैं आपके वक्तव्य को जब अपने यहाँ मैं जिस कॉलेज में काम करता हूँ, यदि मैं अपने प्रोफेसर्स को सुनाऊं तो उनको आश्चर्य होगा कि कनाडा में बैठी एक प्रबुद्ध स्त्री ठीक उन्हीं की तरह सोच रही है कि बच्चों को भी देखना है, घर भी संभालना है, दफ्तर भी संभालना है। तो क्या ये चीजें उस साहित्य में परिलक्षित होती हैं? क्योंकि समय कम है, तो संक्षेप में दोनों बातों पर आपका कमेंट चाहूंगा। पहला प्रश्न आपका हिंदी पट्टी वाला जो बात की, भाव संसार निस्संदेह वो है, वही है। हम अपने गांव जमीन और उस सबसे जुड़ते हैं, और उसके साथ ही साथ जो आधुनिक संदर्भों में जो चिंताएं उभरती हैं, स्टॉक मार्केट से लेकर के और यहाँ की राजनीतिक स्थितियां या रंग भेद की जो स्थिति है, ब्राउन ब्लैक वो वाली जो स्थितियां हैं, उन सब को साहित्य में लिखा जा रहा है। तो मैं ये मानती हूँ कि नॉस्टैल्जिया के साथ साथ, क्योंकि तीसरी पीढ़ी आपने कहा जैसे पंजाबी की आ चुकी है, वो वही बात है। और आज की स्थिति में व्हाट्सएप और आदि से सबसे जो जुड़े हुए हैं, तो वो नॉस्टैल्जिया जो है वो कुछ कम भी हो गया है कि आप दिन भर 10 बार अपने माता पिता और बातचीत, तो वो नीले अंतरदेश के पत्र जो है वो गायब हो चुके हैं। तो ये भाव संसार वही है, लेकिन मिली जुली भाषा में यही बात है कि जैसे जो हिंदुस्तानी भाषा जो वहां पर चलती है, उसी तरीके की एक भाषा में आप कह सकते हैं कि जो पंजाबी वाले लोग आते हैं तो वो ध्यान रखते हैं कि बहुत गूढ़ पंजाबी का कोई शब्द ऐसा ना हो, और अगर कोई आता है अनायास उनकी कविता में तो वो हमें समझा देते हैं, आनंद लेते हुए आगे बढ़ते हैं। उसी तरीके से हम लोग जब कोई बहुत गूढ़ कोई हिंदी का शब्द अगर हमने इस्तेमाल किया तो उसका भी बता देते हैं, लेकिन मिली जुली भाषा सहज स्वाभाविक रूप से कई बार आ जाती है और कई बार नहीं भी आती है। तो ये कोई ऐसा सोच के नहीं लिखे जाने वाली बात है कि मैं इसमें पंजाबी है, लेकिन यही कुछ अनुवाद गुजराती के, मराठी के और पंजाबी के, तो उन अनुवादों के माध्यम से भाषाओं की महक जो है वो एक दूसरे के यहाँ उपस्थित रहती है, और मिलने जुलने से भी जैसे जो भाव संसार में जैसे छीका शब्द है पंजाब का, वो हिंदी वाले शायद भूल गए थे, लेकिन हम लोग अब उन चीजों को जरा सा ध्यान देने लगे हैं जमीन से, तो वो फर्क पड़ता है के आदान प्रदान से। और दूसरी बात ये कि स्त्री, मैंने एक 4 पंक्तियां थी कि औरत चाहे किसी भी जमीन पर पैदा हुई हो, किसी भी जमीन पर पली बढ़ी हो, लेकिन दुनिया का समाज शास्त्र कहता है कि आदमी से उसका कद हमेशा छोटा ही रहता है। तो वो स्त्री चाहे कहीं की भी हो, माँ होती है तो उसको बच्चे संभालने ही हैं, स्त्री नौकरी कर रही है हर देश में तो उसको वही समस्याएं हैं कि घर और बाहर की। तो मुझे नहीं लगता कि चाहे, और इसी संदर्भ में पुरुष भी देख ले कि पुरुष भी नौकरी करते हैं और घर वापस आते हैं, तो मनुष्य मनुष्य है, उसका भावनाएं और उसके बाहर की स्थितियां थोड़ी बहुत आगे पीछे हो सकती है, लेकिन फिर भी हमारे कौन व्यक्ति है जिसमें लोभ मोह क्रोध ये सब नहीं है, और कौन स्त्री है जिसमें सबकी भावनाएं नहीं है। बहुत बहुत आभार जी, बहुत बहुत आभार आपका। आपने बहुत ही उस स्पष्टता के क्रम को जारी रखा है जो अनूप जी ने शुरू किया था। और तेजेंद्र शर्मा जी के बारे में कुछ बताते कहते हुए मैं संकोच से भरा हूँ, क्योंकि मैं बड़े गर्व की अनुभूति के साथ ये कहता हूँ कि हम जैसे आपके पाठक और आपके श्रोता वो हैं जो आपको आपकी एक अलग छवि और आभा देखते हैं। इंग्लैंड में रहते हुए आपने जो हिंदी के लिए जो काम किया है वो सच में दूसरे तमाम लोगों के लिए उदाहरण है, और कथा युग के जैसा सम्मान हो। और मैं देख रहा था कि अनूप जी के बायोडाटा में भी और तेजेंद्र जी के बायोडाटा में भी कि भारत की कोई ऐसी बड़ी संस्था न होगी जिस संस्था ने आपको सम्मानित करके खुद को सम्मानित न किया हो। तो चाहे वो प्रवासी कवियों की रचनाओं को संकलित करना हो, प्रवासी कथाकारों की रचनाओं को संकलित करना हो, ये अपने आप में तेजेंद्र जी का अद्भुत कार्य है। और उससे भी अद्भुत कार्य ये है, मैं तुलना जैसी कोई बात नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपने परिवार की परंपरा से उर्दू सीखी, क्योंकि पंजाब में पढ़ा तो वहाँ पंजाबी थोड़ी सी पढ़नी लिखनी सीख ली,
और वक्त आपको बाध्य करता है कि आप हिंदी अंग्रेजी भी जान लें। तो ये जो बहुभाषिकता वाला जो दौर है, ये हिंदी वालों में, जिसमें मैं अपनी पीढ़ी को भी शामिल करते हुए कह रहा हूँ कि हिंदी वाले संभवतः इस भाव के शिकार रहते हैं कि उन्हें बहुभाषिकता की तरफ नहीं जाना है। तेजेंद्र शर्मा जी एक बड़ा उदाहरण है, जो 4-5 भाषाओं में समानांतर रूप से काम कर रहे हैं। उनसे निवेदन करता हूं कि वो साहित्य के साथ फिल्म का जो रिश्ता है, और हिंदी सिनेमा ने जिस तरह से भारत के बाहर हिंदी के रचना संसार को या हिंदी के चिंतन संसार को आधार प्रदान किया है, उस पर अपनी टिप्पणी करें आदरणीय तेजेंद्र शर्मा जी। धन्यवाद सुशील भाई। अनूप भाई आपको नमस्कार, और शैलजा आपने भी बहुत अच्छा बोला। बहुत सीखने को मिलता है जब आप लोगों को सुनता हूं दोनों को। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले 2 बातें कहना चाहूंगा। हिंदी साहित्य लेखन केवल पार्ट टाइम एक्टिविटी है, ये पार्ट टाइम जॉब भी नहीं, क्योंकि पार्ट टाइम जॉब के भी कुछ फिक्स्ड आवर्स होते हैं काम करने के, कि आपको करना ही है। तो जब पुरुष नौकरी करके, घर के लिए सामान खरीद के, बॉस की डांट खा के, दफ्तर का काम करके घर पहुंचता है, फिर अगर उसको टाइम मिलता है तो उसमें लिखता है। महिला जो है नौकरी भी करती है, बच्चे भी संभालती है, और ये पूरी दुनिया में है, केवल एक जगह नहीं है। तो हिंदी लेखन मूलतः पार्ट टाइम एक्टिविटी है। इसलिए ये एक्सपेक्ट करना, इसकी आशा करना कि विदेश में सब लोग केवल फुल टाइम लेखन कर रहे होंगे, तो ये हमारी गलती होगी। दूसरी बात, साहित्य और सिनेमा। साहित्य मूलतः एक एलीट सोच है। साहित्य की पहली शर्त है कि आपको पढ़ना, लिखना, सोचना आना चाहिए उस भाषा में, तभी आप साहित्य पढ़ सकेंगे, साहित्य को समझ सकेंगे, साहित्य पर बात कर सकेंगे। सिनेमा के साथ ऐसा नहीं है। अगर आप कोई भी भाषा बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, तो आप सिनेमा देख सकते हैं, सिनेमा को एंजॉय कर सकते हैं। ये मूल अंतर है दोनों में। तो जो लोग साहित्य लिखते हैं या पढ़ते हैं, उनकी संख्या हमेशा उन लोगों से कम होगी जो सिनेमा देखते हैं, सिनेमा समझते हैं और सिनेमा को हिट या फ्लॉप बनाते हैं। तो हमें जब भारत के बाहर देखते हैं, तो हमें साथ ही साथ भारत के भीतर भी देखना पड़ता है कि भारत के भीतर सिनेमा ने किस तरह से बहुत आसानी से लोकगीतों को लगभग हटा दिया है। जो काम पहले लोकगीत करते थे, वो आज सिनेमा के गीत कर रहे हैं। अगर आज वहां राखी होती है तो भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भाई बहना ने भाई की कलाई पे प्यार बांधा है, ये गीत चलेंगे। गांव में क्या होता था किसी को पता नहीं है, सब भूल गए हैं, क्योंकि सब कोई बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास, कलकत्ता, हर जगह बड़े शहरों में रह रहे हैं, जहां गांव की पैठ नहीं आ पा रही। उसी तरह जब और त्योहार होते हैं तो सिनेमा के गीत, विदाई गीत है तो भी सिनेमा का गीत होगा। छोड़ बाबुल का घर मोहे पी के नगर आज जाना पड़ा, बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले, या आज मेरे यार की शादी है। तो ये बदलाव भारत में आ गया है कि सिनेमा ने लोक गीतों को बाहर करके अपने लिए एक जगह बना ली है। बातचीत करने में भी अब दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, ये एक हमारा इडियम बन गया है। जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा। इसी तरह जब हम शैलेंद्र के गीतों को देखते हैं या साहिर के गीतों को देखते हैं, तो लगता है कि यार ये तो सचमुच में जिंदगी के ऐसे फलसफे हैं जो हमारे जीवन का हिस्सा बन गए हैं। तो इनका जब भारत से बाहर जाना हुआ, तो भारतीय जो पहले दूसरी जगह रह रहे थे, वो तो तरस ही रहे थे, सिनेमा मिलता नहीं था।
तो पहला व्यक्ति जिसने सिनेमा को भारत से बाहर स्थापित किया, वो हम देखते हैं कि राज कपूर की फिल्म जो आवारा है, वो सही मायने में पहली वैश्विक हिंदी फिल्म बनी। उससे पहले चेतन आनंद नीचा नगर भी ले जा चुके थे, लेकिन वो एलीट सिनेमा की बात थी। जो आम आदमी का सिनेमा है, जो आम आदमी के दिल तक पहुंचता है, जिसमें आम आदमी के भावनाएं होती हैं, गीत होते हैं, आवारा हूं गर्दिश में हूं आसमान का तारा हूं, ये एक तरह से रूस, चीन, तुर्की, ईरान, ये वहां का बातचीत का हिस्सा बन गया। यहां तक कि जब पंडित नेहरू रशिया गए हैं तो वहां भी ये गीत सुना के उनको बताया गया कि हम भारत की संस्कृति को कैसे समझते हैं। तो सिनेमा ने एक ऐसी जमीन बनाई नई, जिससे देश नजदीक हुए, लोग नजदीक हुए, और हमारे गीतों को जब लोग समझने लगे, सिनेमा के गीतों को जो विदेशी हैं, और जब हमारे सिनेमा का गीत मेलोडी से बीट पे पहुंचा। देखिए, राज कपूर का जो जमाना है उसमें गीतों में मेलोडी है। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, ये एक इंटरनेशनल गाना बन गया, लेकिन मेलोडी है। तो राज कपूर से जब पूछा गया कि भाई गीतों की यात्रा बताइए, तो उन्होंने बताया कि गीत जब पहले सुनते थे मेलोडी वाले तो सर हिला करता था, अब जो आजकल सुनते हैं तो पांव हिलते हैं। तो गीतों की यात्रा सर से पांव तक है। लेकिन पांव हिलने से फायदा क्या हुआ कि जो आज की युवा पीढ़ी है पूरी दुनिया भर की, वो पांव हिलाने में बहुत सक्षम है। तो जब हमारे बीट वाले गाने, खासतौर पे पंजाबी बीट वाले गाने साउथ बैंक में, लंदन में सुनाई देते हैं, तो आप देखते हैं कि अंग्रेज बच्चे भी उन पे थिरक रहे होते हैं। जब अमेरिका के टाइम स्क्वायर पे भारतीय गाने बज रहे होते हैं, तो भारतीय और अमेरिकी बच्चे इकट्ठे टाइम स्क्वायर पे डांस कर रहे होते हैं, चाहे वो दिवाली हो, चाहे वैसे भारतीय कोई त्योहार हो। तो उन त्योहारों में हमारे गीतों ने बड़ी अच्छी पैठ बनाई है। चाहे भाषा आए या ना आए, मगर भाषा और बीट मिलके जो टोटल इम्पैक्ट पैदा करते हैं, उस इम्पैक्ट ने हमारी सिनेमा के गीतों को विदेशियों तक, और जो शब्द हैं उन्होंने भारतीय प्रवासियों के दिलों में, दिमाग में, सोच में हिंदी शब्दों को भरा है। अब क्योंकि ये काम सिनेमा कर रहा है, तो सिनेमा लिखने पढ़ने का काम तो सिखाएगा नहीं, सिनेमा समझने का, सोचने का, बोलने का काम करेगा। तो ये जाहिर सी बात है, जो बोली में मीडियम काम कर रहा है तो वो बोली ही क्रिएट करेगा। ये आप समझ लीजिए कि जितने भी भारतीय मूल के हिंदी लेखक विदेशों में हैं, खासतौर पे यूरोप, ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा में, वो सब के सब पहली पीढ़ी के इमिग्रेंट्स हैं, फर्स्ट जनरेशन इमिग्रेंट्स। उनके बच्चे जो हैं वो किसी भी तरह से हिंदी लेखन या पाठन से जुड़े नहीं हैं। हम सब लेखकों के लिए प्रकाशक भी भारत में हैं, पाठक भी भारत में हैं। विदेशों में लेखक और पाठक लगभग एक ही हैं। जो लिख रहे हैं वो आपस में पढ़ रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं वो लिख रहे हैं। जहां तक नॉस्टैल्जिया का सवाल है, तो ये मैं आपको बता दूं कि नॉस्टैल्जिया तो हिंदी साहित्य का मूल है। कोई आजमगढ़ से बॉम्बे आके रहता है तो वो बॉम्बे की गलियों के बारे में नहीं लिखता, वो आजमगढ़ के खेतों के बारे में लिखता है। कोई जलंधर से उठ के दिल्ली आ जाता है तो वो अमृतसर के नजदीक नकोदर के गांव से आया तो वो नकोदर के बारे में लिखता है, वो दिल्ली के बारे में नहीं लिखना शुरू करता। आपको हिंदी में एक भी ऐसी रचना नहीं मिलेगी जिसको पढ़ के आप कहें कि ये रचना पढ़ ली तो पूरा दिल्ली हमको समझ आ गया, ये रचना पढ़ ली तो पूरा बॉम्बे हमको समझ में आ गया। ऐसा नहीं है। लेकिन अगर बंगाली की रचना आप पढ़ेंगे तो आपको कलकत्ता जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप जगदीश चंद्र के उपन्यास पढ़ेंगे तो बिना पंजाब जाए आपको पंजाब के बारे में एक एक चीज पता लग जाएगी। मगर ऐसा हिंदी लेखन में दिल्ली बॉम्बे को लेकर नहीं है, और वो सिर्फ इसलिए है कि दिल्ली बॉम्बे उन लोगों के लिए वैसे ही परदेश हैं जैसे हमारे लिए लंदन और अमेरिका है। वो वहां रह के अपने गांव और अपनी गलियों के बारे में सोचते हैं। मैंने एक जगह लिखा था
कि बहुत दिन से मुझे अपने से ये शिकायत है, वो बिछड़ा गांव मेरे सपनों में नहीं आता। वो भोर का सूरज, वो बैलों की घंटियां, वो लहलहाती सरसों भी मेरे सपनों की चादर को छेद नहीं पाते, क्योंकि मैंने लंदन को अपनी कर्म भूमि बनाया है, मैंने उस पर मेहनत की है। और मैं चाहता हूं, देखिए मेरे मित्र अंग्रेज हैं, अंग्रेज का कल्चर है, वो आपके घर आ जाएगा, आपके घर खा के जाएगा करी, लेकिन आपको घर में इनवाइट नहीं करेगा, वो इनवाइट करेगा पब में, लेट्स हैव डिनर टुगेदर, विल मीट इन द पब। तो मैंने उस कल्चर को तोड़ने की कोशिश की, क्योंकि मैं जानना चाहता था अंग्रेज रहते कैसे हैं, अंग्रेजों का आपस में क्या रिश्ता है। हम लोग जब बड़े हुए हैं तो हम मनोज कुमार के प्रभाव से बड़े हुए हैं, पूरब और पश्चिम के, पश्चिम की हर चीज बुरी है, पूरब की हर चीज अच्छी है, जब जीरो दिया मेरे भारत ने तो दुनिया को गिनती आई, ये गाते हुए हम आए थे। लेकिन यहां आके मैंने देखा कि अंग्रेजों में भी अलग अलग तरह के लोग होते हैं, सारे अंग्रेज नंगे पंगे नहीं घूम रहे होते। जिस तरह से सिनेमा में दिखाया जाता है, अंग्रेजी सिनेमा में भी यहाँ की लड़कियां वैसी नहीं हैं, हर तरह की लड़कियां हैं। तो जब मैंने अपने आप को इंटरेक्ट किया इन लोगों के साथ, इनके घरों में गया, इनसे दोस्तियां की, तो फिर मेरी कहानियों में केवल अंग्रेज पात्र भी आए। ऐसी कहानियां लिखी गई जिनमें केवल अंग्रेज पात्र हैं, क्योंकि उनकी मानसिकता को समझा। सिनेमा ने क्या किया है, भारतीयों को, जो प्रवासी भारतीय हैं, उन्हें भारतीय त्योहारों, भारतीय सोच, भारतीय गीत, भारतीय संगीत, भारतीय कृषि, हर चीज से परिचय कराया है। और यहां से जो चीजें भारत गई हैं, उन चीजों ने सिनेमा को रिटर्न गिफ्ट दिया है, कि जो चीजें यहां से गई हैं, जैसे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, दोनों देशों का पुल बनाती है। यहां से प्रवासी भारतीय भारत जाता है, तो भारतीयों के साथ जो आदान प्रदान हो रहा है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल देके मैं अपनी बात खत्म करूंगा, मुझे लग रहा है 8-9 मिनट हो गए। जो जर्मनी के एम्बेसडर थे भारत में, उन्होंने सिनेमा के महत्व को समझा। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ शाहरुख खान के गीत कल हो ना हो पर खुद अपनी पत्नी को, और सलमान खुर्शीद जो हमारे पहले फॉरेन मिनिस्टर थे इससे पहले, उनके साथ मिलके उस गीत पे एक्टिंग की, पूरा वीडियो बनाया। शाहरुख खान का रोल एम्बेसडर ने किया, उनकी पत्नी ने प्रीति जिंटा का रोल किया, और सलमान खुर्शीद ने सैफ अली खान का रोल किया। और वो पूरा वीडियो वायरल हो गया यूट्यूब पे। अगर आप उसे देखें तो आपको समझ में आएगा कि सिनेमा कितना जरूरी है दो देशों के रिश्तों को बनाने के लिए। सिनेमा कितना जरूरी है मैन टू मैन रिलेशनशिप डेवलप करने के लिए। अगर जर्मनी का एम्बेसडर इस बात को समझता है और वो भारत में भारतीय सिनेमा का इस्तेमाल करता है भारतीयों तक पहुंचने के लिए, तो भारतीय सिनेमा का कितना महत्वपूर्ण किरदार है विदेश में रह रहे भारतीयों को भारत की परंपराएं समझाने के लिए, भारत की भाषा समझाने के लिए, और भारत से जोड़े रखने के लिए। इस विषय पे बहुत लंबी बातचीत हो सकती है। मैं देखा कि मैं करीब 9-10 मिनट बोल लिया हूं। अगर आपको कोई सवाल पूछना हो तो उसका जवाब दे के मेरा समय पूरा हो जाएगा। सुशील है? सुशील जी आप म्यूट पर हैं। जी, दो महत्वपूर्ण स्थापनाओं को आपने बहुत ही खूबसूरती से रखा है, जो अब तक की चली आ रही परंपरा से अलग दिशा में संकेत करती हैं। पहली स्थापना ये कि जिसने अपना गांव घर छोड़ दिया, हिंदी पट्टी वाला अपने आप को ये मान के चलता है कि वो प्रवासी है, चाहे वो अपने गांव से आजमगढ़ तक आया हो या अपने गांव से मेरठ तक आया हो, वो उसके भीतर वो प्रवासी होने का एहसास, वो भाव लगातार पलता है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि जो खास तौर से हम लोगों के मस्तिष्क में रहता है कि हिंदी सिनेमा बहुत दोयम दर्जे की चीज है, लेकिन आपने स्थापित किया इस बात को कि वो एक सेतु बनाता है, एक पुल बनाता है। चूंकि समय के लिए बार बार संकेत किया जा रहा है, मैं तेजेंद्र शर्मा सर से दिन में फोन पे बात करते हुए कह रहा था कि मुझे अगर अवसर मिले
तो मैं आप तीनों लोगों से पूरा दिन बात कर सकता हूं, मेरे पास इतने सारे सवाल हैं। तो ये चूंकि जो घड़ी का एक भार मेरे कंधे पर रखा गया है, ये बढ़ते हुए समय के साथ बढ़ता जाता है। तो मैं आज तो तेजन सर से ये आग्रह करना चाहता हूं कि किसी और दिन जब भी उनके पास समय उपलब्ध हो तो थोड़ा समय दें, ताकि यहाँ बैठे उनके जो प्रशंसक हैं जो उन्हें सुनना चाहते हैं, यही बात अनूप जी के लिए भी और यही बात शैलजा जी के लिए भी, कि थोड़ा समय आप दें अपनी व्यवस्था में, ताकि आपके जो पाठक, श्रोता और आपके जो प्रशंसक यहाँ भारत में मौजूद हैं आपको और विस्तार से सुन सकें। बार बार राजन कुट्टी जी के मैसेज आ रहे हैं कि इसको संपन्न किया जाए। अब मैं किसी बिना लंबी चौड़ी भूमिका के आदरणीय डॉक्टर अनिल जोशी जी से प्रार्थना करता हूं कि वो एक अध्यक्षीय संबोधन और इस पूरे विमर्श को समअप करने की कृपा करें। कुछ सार तत्व इसमें से जो निकला है इस मंथन में से, ये आगे के लिए जो संभावनाएं और प्रश्न पैदा हुए हैं उन पर आपकी टिप्पणी का स्वागत है। डॉक्टर अनिल जोशी जी, आपका बहुत धन्यवाद मित्र। और मैं स्वयं बड़ा प्रभावित भी हुआ सभी लोगों को सुन करके। तो मैं एक दो बातें ही कहना चाहूंगा कि जो कुछ अच्छी बातें थे जो नरजी कहीं, और जो महिला वहां पे हैं उन्होंने बहुत अच्छे से दर्शाया। देखिए, मैं यहाँ से बात कहना चाहूंगा कि पहली बात, जो देश अपनी भाषा, वेशभूषा और भोजन को नकारता है वो अपनी पहचान खोता है। और मैं इसलिए इस बात को कहता हूं और कहना चाहता हूं कि सच तो ये है कि अपने ही देश में हम अपनी इस भाषा का, हिंदी का अब उतना सम्मान नहीं करते। हमें लगता है कि सम्मान अगर कहीं जुड़ा है तो वो अंग्रेजी भाषा में है, अंग्रेजी से जुड़ा है। और देखिए, अगर अंग्रेजी भाषा जुड़ने के लिए कहीं भी किसी भी रूप में खराब नहीं कही जा सकती, लेकिन अगर आपका स्वभाव अंग्रेजी हो गया और अगर आपको ये लगता हो कि शायद मेरा सम्मान बड़ा इसमें है, तो मुझे लगता है कि सबसे पहले अपने देश में ही अपनी भाषा के प्रति सम्मान जुटाने की आज इसलिए नई जरूरत है कि जिस तरह से हमारी भाषा, हमारी बोलचाल इन्वेड की जा रही है, इन्वेजन उस पे है, उसमें लेके आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता ही आपस में जुड़े हुए ही हैं। और मैं दूसरी बात ये भी कहना चाहूंगा, तेजविंदर सिंह जी ने बहुत अच्छी बातें की, और क्योंकि समय कम है, 7:15 बजे मुझे भी कहीं जाना है, मैंने इसीलिए अनुरोध किया था। देखिए, विदेश में सिनेमा का जिक्र भी उन्होंने किया और वो एक कनेक्ट करने का बड़ा अच्छा जुड़ाव है, लेकिन हमको शायद नहीं भूलना चाहिए कि हमारी भाषा की जो मिठास है और हमारे आध्यात्म की जो शक्ति है इस देश की, और उसका भाषा, उसका हमारा माध्यम है, चाहे वो संगीत का उन्होंने जिक्र किया, और जो इस देश की दार्शनिकता और विचार शैली है, वो बड़ा माध्यम हो सकता है हिंदी की पहचान अपने तक भी और दूसरों को बांटने के लिए। क्योंकि कहीं हम सबके बीच में इस बात का गौरव, एक सम्मान, डिग्निटी होनी चाहिए कि हम किस देश से हैं और किस भाषा से जुड़े हैं। तो मुझे लगता है कि आपने जो ये आज प्रसंग छेड़ा, ये बातचीत की, ये बड़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन इन सब से पहले मैं ये समझूंगा कि वो तमाम रास्ते हिंदी को बढ़ाने से पहले, हिंदी की बात करने से पहले, देश या विदेश में अपनी भाषा, भोजन और वेशभूषा में सम्मान जोड़ के रखेंगे तो मुझे लगता है कि आने वाली पीढ़ी को भी साथ सकेंगे। और उनका जो लालच है बड़े बनने का, वो अंग्रेजी से ही नहीं आ सकता, मतलब अपनी भाषा पर भी उसमें, उस भाषा से भी जुटाया जा सकता है। और हमारे दुनिया में जिन्होंने पहचाना है, भाषा कोई बड़े परिवर्तन ला सकती है। तो लेकिन भाषा पहचान होती है, इसका कोई विकल्प नहीं होता। तो मैं बात कहूँगा, और आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपने इसमें जोड़ा और जी बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, और मैं अपने पूरे पैनल का आभार व्यक्त करता हूँ।
कि आप लोगों ने अपने समय में से, वास्तव में क्योंकि हम आपकी व्यस्तता का एहसास कर सकते हैं, और फिर थोड़ा सा आप जैसे कहते हैं कि समय 40 मिनट निर्धारित हुआ था, लेकिन वो थोड़ा सा अतिरिक्त समय लगा है, क्योंकि हर एक वक्ता, विद्वान वक्ता जो यहाँ पर मौजूद हैं, वो अपने फील्ड में, अपने क्षेत्र में जो उन्होंने कार्य किया है, भारत की धरती के बाहर और भारत से जुड़े संदर्भों के साथ, उनसे वास्तव में व्यापक चर्चा हो सकती है। हम कुछ चीज़ों को लेकर स्पष्ट हुए हैं कि जिस तरह से हम यहाँ भारत में बैठकर कुछ धारणाएं विकसित करते हैं, तथ्य उनके विपरीत भी हैं, और कुछ चीज़ें सकारात्मक भी लगातार हो रही हैं। हिंदी का ये संसार बढ़ रहा है, और संभव है कि एक भाषा के तौर पर आने वाला समय हिंदी के लिए भारत के बाहर आज की तुलना में ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा संभावनाओं से भरा हो। मैं एक बार पुनः आदरणीय तेजन शर्मा जी के प्रति, आदरणीय श्री अनु भार्गव जी के प्रति और आदरणीय डॉक्टर शैलजा जी के प्रति विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने समय निकाला, और डॉक्टर अनिल जोशी जी के प्रति जिन्होंने अपनी 7:15 बजे की मीटिंग होने के बावजूद वो अंत तक हमारे साथ रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार। और वैली ऑफ वर्ड्स के इस मंच पर आप लोग जुड़े हैं, तो वैली ऑफ वर्ड्स का ये मंच और विस्तारित हो। इस मंच के अधिष्ठाता और हमारे मेंटोर संजीव चोपड़ा जी के प्रति भी मैं आभार व्यक्त करता हूं कि ये विचारों के आदान प्रदान का सिलसिला शुरू हुआ है। जो हमारे वरिष्ठ अनूप जी और शैलजा जी अमेरिका के टाइम जोन में हैं, उनका दिन शुभ हो, और इंग्लैंड में मध्याह्न है, तो आपका शेष बचा दिन शुभ हो सर। और मैं अपनी पूरी टीम को, इस आयोजन समिति के समस्त पदाधिकारियों को और अपने सारे युवा साथियों को जो टेक्निकल चीज़ों को देख रहे थे, उनको धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। धन्यवाद सुशील, धन्यवाद।